हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल PNK क्लासेज में। आज हम बात करेंगे जो यूपी लेवल वाला है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम इसमें एकदम से क्रिस्प मटेरियल है जो भी। इसके पहले आपने लगभग हम मान के चलते हैं कि आपने अगर एग्ज़ाम देना है अच्छे तरीके से तो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर इसमें से आप देखिएगा 10 क्वेश्चन है। इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें से दोनों अटैच्ड कर दिए गए हैं। इसमें से दोनों आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें से समझिए कि 10 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 7 क्वेश्चंस में करने में मदद मिलेगी अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से इसको कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। इसको आपको अच्छे से 1-2 बार देख के जाना है अगर पहले से आपने पढ़ लिया है तो। अगर पहले से आपने एक बार डिजास्टर मैनेजमेंट और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी अपने पहले से पढ़ी हुई है तो थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें ये है जितना भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इसमें वो इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपदा देख लेते हैं। आपदा जो डिजास्टर जो मतलब कि आपको जो नॉर्मल जीवन चल रहा है उसमें प्रतिरोध आता है, कुछ भी गतिरोध की सामना करना पड़े वो आपदा है। 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब आते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। जो बिजलियाँ गिरती हैं जैसे कि बादल फटते हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव निर्मित जैसे कि अगर हम मानव निर्मित आपदा कोई भी है, जैसे डैम बनाया वो टूट गया, इसके बाद फिर मानव निर्मित आपदाओं में अगर बहुत सारी चीज़ें देखें तो अगर हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं नई आधुनिक तकनीक के तौर पर, जो साइबर हमले होते हैं ये भी मानव निर्मित आपदाओं में आ जाते हैं। इसके हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आपदा प्रबंधन जो चक्र होता है। सबसे पहले आपदा पूर्व प्री डिजास्टर क्या होता है, प्री डिजास्टर प्रिवेंशन के, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेशन उसको समन करने के जो प्रभाव है उसको गंभीरता को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रिपेयर्डनेस पहले से हम तैयारियां जो प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर्डनेस। आपदा के दौरान अगर आपदा आ गई है तो उसके दौरान क्या करना है, ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको प्रबंधन कैसे करना है उसका। रिस्पॉन्स अगर आ गया है कोई डिजास्टर, मान लो तूफान, आंधी तूफान जैसे अभी यूपी में आया है, उसमें अगर डिजास्टर आ गया उसको रिस्पॉन्स, उसको कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, कैसे तरीके में उसको सही करना है, रेस्क्यू करना है, रिसर्च करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है उसके बारे में। 3rd नंबर है इसमें आपदा के दौरान रिलीफ, उसको राहत प्रोवाइड फूड वाटर जो शेल्टर है उनको प्रोवाइड करना। आपदा के बाद पोस्ट डिजास्टर का मतलब क्या है, रिकवरी होगी, फिर रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाएगी, और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण के लिए इसमें बिल्ड बैक बेटर की भावना के अनुरूप काम करते हुए हम पहले से और अधिक सुरक्षित आवास को बनाएंगे और पूरी तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और तरीके में अच्छे तरीके से उसको डिजास्टर को हैंडल करेंगे। रिस्क बराबर इसका जो फार्मूला होता है, रिस्क इक्वल टू हैजार्ड खतरा, और जो सुभेद्यता है उसको मिला के हम क्या बोल देते हैं, रिस्क। आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA एक्ट जो आया था 2005 में आया था, इसका जो लागू हुआ था 27 सितंबर 2006 से। इसमें त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति की थी 23 दिसंबर 2005 को। इसके बारे में थोड़ा हम और आगे देखेंगे, लेकिन इसमें जो जरूरी चीज़ें हैं, जो 3 लेयर इसमें थी, क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। पहला है NDMA राष्ट्रीय स्तर पर, SDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है राज्य स्तर पर, और DDMA जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर है मैनेजमेंट जिला स्तर पर है। इसमें अध्यक्ष कौन होगा, NDMA में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, SDMA में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, और जो DDMA है उसका अध्यक्ष होता है DM। किसका गठन, DDMA का धारा 25 के अनुसार, SDMA का धारा 14 के अनुसार, और धारा 3 के अनुसार किसका, NDMA का। इसमें धारा जो सदस्य होते हैं कुल मिला के 9 सदस्य होते हैं, इसमें 8 सदस्य होते हैं, और इसमें सह अध्यक्ष जिला परिषद के तौर पर काम करता है। NDMA के कार्यों की सहायता के लिए NEC एक परिषद होती है, नेशनल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसका गठन किसमें किया गया है, धारा 8 में। हेड इसके कौन होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव इसके हेड होते हैं। इसी तरीके से जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसकी धारा 20 के अंतर्गत गठन किया गया है। राज्यों में इनका काम होता है राज्यों में योजनाओं को लागू करना, और हेड होता है इसका राज्य मुख्य सचिव। नेक्स्ट देख लेते हैं आपदा के लिए नोडल मंत्रालय। सबसे ज़्यादा नोडल मंत्रालय क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय काम करता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी। और यही अगर सूखा वगैरह एग्रीकल्चर में आता है तो कृषि मंत्रालय देखता है। महामारी या कोई डिजास्टर इस टाइप से आता है, जैसे अभी बीमारी आई थी कोरोना, कोविड वायरस है, ये सब में इस तरीके में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जैसे महामारी और भी कोई आती है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देखता है। पर्यावरण मंत्रालय रासायनिक आपदा हो गई, जैसे कब आया था, 1900 कब हुआ था, 1984 में। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, 1984 में जो भोपाल ग्रस्त त्रासदी हुई थी उसमें से
पर्यावरण मंत्रालय, रासायनिक आपदाएं जो होती हैं वो, परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु दुर्घटना के लिए काम करता है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो विमान दुर्घटनाएं होती हैं वो सब नागरिक उड्डयन मंत्रालय देखता है। जो सबसे पहले जरूरी है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा हुआ था। पहला हुआ था याकोहामा रणनीति। याकोहामा कहाँ है? जापान का एक शहर है, उसमें हुआ था। याकोहामा स्ट्रेटजी आई थी 1994 में। जरूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपदा के बाद प्रतिक्रिया, इसने जो फोकस इसका फोकस था आपदा के बाद प्रतिक्रिया की जगह आपदा पूर्व तैयारी और रोकथाम पर बल दिया था। इसने जो आपदा के बाद जो प्रतिक्रिया होती थी उसने इसमें फोकस किया था इसकी जगह कि आपदा पूर्व यानी कि आपदा जो प्री डिजास्टर है उसमें हम रोकथाम पर बल दें। उसके बारे में हम बहुत सारे जैसे अलार्मिंग सिस्टम देखा होगा आपने, या तो उसके पहले अलर्ट आना, ये सब हम इसके लिए तैयारियां करते हैं। आपदाओं को कम करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट वन है ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था। इसके पहले योकोहामा रणनीति आई थी 1994। ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, कब आया था? 2005 से 2015 में लागू हुआ। थीम थी इसकी आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों को सहन क्षमता का, रेजिलियंस का निर्माण करना। इसे 2004 जो 2004 में विनाशकारी जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, इसके बाद अपनाया गया भारत में। उद्देश्य क्या था? 2015 तक आपदा से होने वाली नुकसान में कमी लाना। और नेक्स्ट, सतत विकास और नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण। ह्यूगो फ्रेमवर्क आपको याद रखना 2005 से 2015। इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क में योकोहामा रणनीति जापान में है, ह्यूगो ये भी जापान में है, लेकिन 1994 में ये योकोहामा रणनीति आई थी। ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था 2005 से 15 तक एक्टिव हुए। इसके बाद आ जाता है 2015 से 2030 तक के लिए सेंडाई जो फ्रेमवर्क। सेंडाई भी जापान में है। सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। लक्ष्य क्या है इसका? आपदा जोखिम और जीवन आजीविका तथा स्वास्थ्य के नुकसान को काफी हद तक कम करना। सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्राथमिकताएं थी। इसमें था पहला, आपदा जोखिम को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, नीतियां, आदतन, डेटा, जोखिम मूल्यांकन, ये सब करके इसमें आपदा को समझना था। सेकंड था आपदा जोखिम गवर्नेंस को मजबूत करना, जो गवर्नेंस थी रिस्क स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क जो गवर्नेंस है उसको मजबूत करना। थर्ड वन था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना, कि जो भी आपदा है उसको न्यूनीकरण मतलब कि बहुत कम क्षति हो, इसके लिए हम लोग तैयार रखना। सहन क्षमता बढ़ाने के लिए आपदा रोकथाम उपाय में सार्वजनिक और निजी निवेश करना। इसका चौथा पिलर था प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाना या तैयार रहना, इनहेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें क्या था? पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण करना। बिल्ड बैक बेटर की भावना इसमें थी। किसमें? जो सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, कब से था? 2015 से 2030 तक के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, वो आपको बताना है। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में। और थर्ड नंबर कहाँ से कहाँ तक था? 2015 से 2030 तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एनडीएमए एक्ट 2005 में आया था। अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें अमेंडमेंट किया था 2024 में एनडीएमए एक्ट में। और इसमें से बाकी एक्ट में संशोधन कर कई सारी चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे जो भूकंप जोन है उसमें भी बदलाव किया गया था। तो इसमें हम देख लेते हैं एनडीएमए एक्ट 2005। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 23 सितंबर 2005 को। एलएस यानी कि जो इसमें लोकसभा है, लोकसभा से पारित होता है 12 दिसंबर 2005 को। और राज्यसभा आरएस में मतलब कि रोज राज्यसभा में पारित होता है 28 नवंबर 2005 को। राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है कब? 23 दिसंबर 2005 को। लागू हो जाता है बाद में 2006 में। संरचना, कुल अध्याय इसमें 11 हैं, चैप्टर और 79 धाराएं हैं। धाराएं फटाफट हम देख लेते हैं जो जरूरी है। सेक्शन 1 यानी कि धारा 1 में है नाम विस्तार, पूरे भारत में होगा इसका। 2 में है सेक्शन 2 यानी कि ये सेक्शन मतलब धारा 2 परिभाषा। इसके बाद हम धारा 2D आपदा को जोखिम को परिभाषित किया गया है। आपदा को परिभाषित किया गया है 2D में, धारा 2D। 6 धारा 6 में है शक्तियाँ एवं कार्य, 6 में शक्तियाँ एवं कार्य, 18 में। इसके बाद धारा 8 एनईसी के प्रावधान किया गया है किसके लिए? जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत जो भी काम करते हैं उनमें धारा 8 के तहत एनईसी के प्रावधान किया गया है। जो धारा 18 है शक्तियाँ एवं कार्य दिए गई हैं एसडीएमए के, और धारा 6 में एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्य दिया गया है। सेक्शन 30 यानी कि धारा 30 में शक्तियाँ और काम डीडीएमए के, 6 में एनडीएमए के, 18 में एसडीएमए के और धारा 30 में डीडीएमए के। सेक्शन 41 में स्थानीय निकायों के कार्य दिए गए हैं। और इसके बाद हम चैप्टर 8 की सेक्शन जो 44-45 में है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में बात की गई है। धारा 44 एनडीआरएफ, इसी में ही एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में बात की गई है।
सेक्शन 46 देख लेते हैं, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। 44 में क्या था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स था, इसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड किसमें, धारा 46 में, धारा 48 में है राज्य और जिला का फंड, धारा 48 में, धारा 51 में क्या है, रुकावट डालना है, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, 1 साल अगर कोई है किसी काम में बाधा डालता है, किसी में जो एनडीएमए के तहत कार्य करते हैं आपदा बचाओ दल, उसमें अगर कोई रुकावट डालता है, कुछ करता है, तो उसके लिए 1 साल की जेल, जुर्माना और जान माल की हानि हुई तो 2 साल तक की जेल इसमें हो सकती है। जो धारा 52 है, धारा 52 में फॉल्स क्लेम है, अगर झूठा दावा किया जाता है जो राहत सामग्री पाने के लिए मदद पाने, जबरदस्ती का दावा, यानी कि उल्टा सीधा बातें करके जबरदस्ती का झूठा दावा कर दिया जाए कि हमने ये हमें हानि हो गई, ये आपदा आई थी तो इस वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, तो जबरदस्ती का ये सब किया जाता है अगर, तो उसमें से उसको क्या हो गया, 2 साल का जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। किस सेक्शन में है, यानी कि धारा 52 में। धारा 53 में राहत सामग्री का गबन या दुरुपयोग, अगर राहत सामग्री का गबन कर दिया जाता है, अगर भ्रष्टाचार होता है, मिस एप्रोप्रिएशन अगर होता है, 2 साल की जेल और जुर्माना। किसमें, राहत सामग्री का अगर झूठा दावा फॉल्स क्लेम किया जाता है तो भी 2 साल का, अगर गबन किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, 2 साल का जेल इसमें भी है और जुर्माना। 51 यानी कि रुकावट डालना है, 1 साल की जेल, लेकिन अगर जान माल की हानि होती है तो इसमें हो जाता है 2 साल की जेल बढ़ जाती है। एनडीआरएफ की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फंड है, फंड की स्थापना धारा 46 में की जाएगी और जो धारा 44 में की जाएगी फोर्स की, यानी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फंड की स्थापना की जाएगी 44 में। सेक्शन 54 है, इसमें से आपदा को लेकर जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है, अगर जो धारा 54 में आपदा को लेकर जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है उसमें भी 1 साल का जेल और जुर्माना हो सकती है। आपदा प्रबंधन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में आई थी। प्रबंधन योजना, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना आई थी 2016 में, प्रबंधन नीति आई थी 2009 में। सीडीआरआई की स्थापना हुई थी 2019 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका, इसका हेडक्वार्टर एक बार देख लीजिए, मे बी चेन्नई में नहीं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होना चाहिए। न्यूयॉर्क में स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। एनडीआरएफ की स्थापना हमने पहले बताया था, धारा 44 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 16 बटालियन है। 19 जनवरी 2006 को, इसमें से आपका 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी और धारा 44 के अंतर्गत इसमें करंट में 16 बटालियन है। यूपीएसडीआरएफ की स्थापना 2016 में की गई थी। पारिस्थितिकी संक्रमण, अब इस यहाँ से आपका जो था डिजास्टर मैनेजमेंट वो आपका समाप्त हुआ, जो मेजर चीज़ें हमने उसमें देख ली। इसके बाद इसमें हम देखते हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा किसने दी थी, बेनेट ने। कब दी थी, 1978 में। जैव विविधता संस्थान सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया है, हैदराबाद में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कई बार पूछा गया, देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। वन प्रबंधन भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। कांगडो चोटी आपको ध्यान रखनी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में और भी चोटियाँ, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको देख के रखना है। और जो मेघालय है, गारो खासी जयंती है, मेघालय में है। जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंती है, मेघालय में है, लेकिन ये देखना है आपको कि ये पार्ट नहीं है किसका, जो हिमालय रीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इधर ये किसका, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, छोटा नागपुर पठार, ये सब इसका एक्सपेंशन है यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। हाइड्रोमार्फिक या हाइड्रोऑर्फिक जो मिट्टी होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए कहते हैं आईएमडी की स्थापना हुई थी 1875 में। जुको वैली नागालैंड और मणिपुर में है। उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से किसको जाता है, पिन्नार को। बंटवाल नदी कहाँ है, नेत्रवती नदी को नाम बोला जाता है, नेत्रवती। चमेरा बांध कहाँ है, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में। धोसेधर जलप्रपात कहाँ है, महाराष्ट्र में। पांगी है हिमाचल प्रदेश में, पांगी वैली। विंसलगढ़ जो जंगल है कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है, रामदेव मिश्र। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब घटकों की, जो डिकम्पोजर है उनकी होती है सर्वाधिक संख्या। जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, 1919 में। किसने, कार्ल इरेकी ने। कहाँ के थे, हंगरी के। जैव प्रौद्योगिकी क्या, बायोटेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग 1919 में कार्ल इरेकी ने की थी। कीस्टोन प्रजाति मतलब कि कम होती है लेकिन बहुत जरूरी होती हैं जो इकोसिस्टम है उसके लिए। 1969 में रॉबर्ट पाइन द्वारा इन्होंने कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा दी थी। जाबो एग्रीकल्चर कहाँ है, ये नागालैंड में। ये जो नागालैंड में जाबो एग्रीकल्चर।
जो ग्रीन डेवलपमेंट है, ग्रीन डेवलपमेंट एक बुक है, उसके लेखक हैं WM एडम्स ने। कई बार कुछ बुक पूछी गई है और आपको इकोनॉमी में है, उसमें आपको बता देना है कौन से क्वेश्चन। इसी तरीके से एडम्स हैं, उनकी एक बुक है, वो नाम आपको बताना है कुछ। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुकुशिमा नाभिकीय घटना कब हुई थी? 2011 में। चेरनोबिल है कहाँ? सबसे बड़ी बात तो यही है कि यही क्वेश्चन पूछ लेता है। चेरनोबिल पहले था रूस में, लेकिन अब बाद में ये चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ। जो घटना हुई थी नाभिकीय, जो रिसाव हुआ था इसमें 1986 में हुआ था। 3 माइल आइलैंड, ये भी कई बार पूछा जाता है, यूएसए में है 1979 में। जो भोपाल के जो त्रासदी हुई थी 1984 में, शायद 2 या 3 दिसंबर के आसपास की हुई थी 1984 में। ओजोन क्षरण का पता किसने लगाया था? 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। पता कहाँ लगाया था? अंटार्कटिका में। कहाँ ओजोन क्षरण? 1985, जोसेफ फॉरमैन एंड कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कहाँ पता लगाया था? अंटार्कटिका में। WECD रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट थी और कॉमन फ्यूचर, इसी को ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसमें सतत विकास की अवधारणा अच्छे तरीके से पहली बार आई थी 1987 में। इसका जो रिपोर्ट थी क्या था? और कॉमन फ्यूचर कई बार पूछा गया है, इसी को ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सतत विकास की अवधारणा दी गई थी। 1992 में अर्थ समिट होता है, इसी में UNFCCC, UNCBD और जो डिजर्टिफिकेशन के लिए था एजेंडा 21, इसी समय अर्थ समिट में आता है। कहाँ है? रियो डी जेनेरियो। रियो 20 जो 2012 ब्राजील में। द फ्यूचर वी वांट इसकी थीम थी। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, UN द्वारा 2000 में अप्रूव किए गए थे। इकोलॉजी, नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। इसी के तहत फिर आगे क्या, इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि जो SDG है 2015 में पेरिस क्लाइमेट जो सम्मेलन होता है उसमें SDG की अवधारणा आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कितने होते हैं? 17, और इसके टारगेट कितने हैं? 169। कब से कब तक हैं? 2015 से 2030 तक। इसको आपको जितने भी हैं 17 गोल हैं, 17 गोल के 17 आपको याद होने चाहिए। मेजर जितने भी हैं सबको आपको याद होने चाहिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट ने 1973, नॉर्वे के थे ये। पारिस्थितिकी निके, जो इकोलॉजिकल निके है, निके NICHE, तो इसकी स्थापना जो इसका किसने दी थी ये अवधारणा? जोसेफ ग्रीनलैंड ने 1917 में। इकोलॉजी फुटप्रिंट की अवधारणा विलियम रीस एंड मैथ्यूस वाकर नेगल ने दी थी। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम AG ट्रांसले 1935 में। लोटिक क्या होता है? लोटिक बहता हुआ जल होता है। जैसे इसे जो इकोसिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोटिक बहता हुआ जल, उसमें जैसे कि नदी है, नहर है, ये लोटिक उसमें आएगा। लेंटिक में रुका हुआ जल, जैसे तालाब है, पॉन्ड कोई भी, तो ये उसमें आता है। लेंटिक में झील है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। चींटी प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ अपघटक भी है। चींटी डिकम्पोजर भी एक तरीके से जो खाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपको जयमंडल बताना है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र विश्व का सर्वाधिक स्थिर और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थिर और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है। कौन सा? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला फूड, किसमें? फूड चैन। दूसरा होता है फूड वेब, खाद्य जाल होता है। ज़्यादा जटिल होता है, अधिक जैव विविधता होती है जिसमें फूड वेब में। तो खाद्य श्रृंखला की एक दिशा होती है प्रवाह, जो ऊर्जा प्रवाह है। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला क्या होती है? डायटम। सबसे पहले डायटम होते हैं, जो इनको छोटी छोटी मछलियाँ ये सब खाते हैं। डायटम एक तरीके से स्वपोषी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना वाना बनाता है। इसके बाद क्रस्टेशियाई, शाकाहारी उपभोक्ता होता है, क्योंकि इसको ये खाता है, डायटम्स को खाता है, शाकाहारी उपभोक्ता। इसके बाद हेरिंग, मांसाहारी उपभोक्ता होता है। जैसे यहाँ घास हो गई, घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने। इस तरीके से ये साधारण समुद्री आहार श्रृंखला है। ये जो स्थलीय भाग में आहार श्रृंखला होती है। कौन सी? कि जो घास है, घास को किसी ने खाया, जैसे बकरी ने खाया, बकरी को खाया शेर ने, इस तरीके से खाया। ये भी एक श्रृंखला है, आहार श्रृंखला ये, लेकिन स्थलीय है, ये समुद्री है। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने। कब दिया था? 1927 में। पारिस्थितिकी पिरामिड जो पिरामिड है 3 प्रकार के होते हैं। जीव पिरामिड, जो जीव संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। सबसे पहले आपको याद रखना है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। जो एनर्जी का पिरामिड होगा, जीवभार पिरामिड जो सीधा बनता है किसका? वन एवं घास स्थल का सीधा बनेगा। उल्टा किसका बनेगा? तालाब का जीवभार पिरामिड उल्टा बनेगा हमेशा। तो जीव संख्या का पिरामिड है सीधा बनेगा कहाँ? घास स्थल और फसल स्थल। घास स्थल फसल स्थल का बनेगा सीधा, उल्टा बनेगा किसका? पेड़ का पिरामिड। मोनोक्लाइमेक्स क्या होता है? एकल चरम मतलब कि सिद्धांत किसने दिया था? एफी क्लीमेंट ने। फलों को शीघ्र पकाने के लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। पेयजल में नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेडोग्लोबिनेमिया।
इससे हो जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसने दिया था? नोबेल मायर्स ने। कब दिया था? 1988 में। जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन में कब बनाया गया था? 2010 को घोषित किया गया था। किसका? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का यूएन ने कब घोषित किया था? 2010 में। मृदा को अम्लीयता को दूर करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं हम चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और क्षारीयता को, अगर मृदा में क्षारीयता अधिक है तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जैवमंडल एक खुला तंत्र है। यह पृथ्वी का बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र भी है। चैपरेल नामक जो झाड़ियाँ होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? कैलिफोर्निया में। अर्धभूमि सबसे जरूरी है, अर्धभूमि ये भी देख लेते हैं। यूपी में पटना और सेखा है, जो अब हो गई है यूपी में 12 रामसर साइट। पटना और सेखा को अभी मतलब 2026 में ही इनको अर्धभूमि का जो दर्जा दिया गया है। अर्धभूमि 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन होता है रामसर शहर में, ईरान में, तो उसके तहत अर्धभूमि की अवधारणा आती है। 2 फरवरी को अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर 1975 को ये लागू होता है। 71 में सम्मेलन होता है, हस्ताक्षर होते हैं, और 21 दिसंबर 1975 को लागू होता है। प्रथम विश्व अर्धभूमि दिवस 1997 में मनाया गया। ठीक है, लेकिन भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसे स्वीकार किया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसी में है, जो कि बहुत किसी ने ह्यूमन हस्तक्षेप या किसी वजह से उनकी अर्धभूमियों का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा घटती है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। जैसे केवलादेव, लोकटक झील, इनको भी 2 ऐसी झीलें हैं भारत की जो अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। पहली थी चिल्का झील। चिल्का झील को 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, लेकिन 2002 में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अभी 1990 में केवलादेव है, 1990 से लोकटक है, 1993 से। 2021 में चेन्नई में अर्धभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ? चेन्नई में। कब की गई थी? 2021 में। 19 स्टेट एवं यूटीज में 33% से अधिक भाग बन पाए जाते हैं। कहाँ? 19 स्टेट एंड यूटीज में 33% से अधिक भाग बन पाए जाते हैं। जैव विविधता 1900 किसमें? 19 स्टेट। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोजन ने 1985 में। जैव विविधता बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, रेमंड एफ दासमन ने 1968 में। बायोलॉजिकल जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी का आपको ध्यान रखना, डब्ल्यू.जी. रोजन 1985 में। लेकिन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका रेमंड एफ दासमन ने 1968 में। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें से नेक्स्ट देखें, जैव विविधता अल्फा बीटा गामा का जो विभाजन था 1972 में आर.एच. विटेकर ने दिया था। यूएन ने जैव विविधता का दशक 2011 से 20 जो हमने ऊपर पढ़ा है वही 2011 से 20 यही घोषित किया था। होप स्पॉट के जनक हैं जो कौन था? सिल्वे अर्ल। मिशन ब्लू भी इन्होंने स्टार्ट किया था। हॉट स्पॉट की स्थापना नॉर्मन मायर्स ने दी थी 1988 में। जो हिमालयन क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, सुंदरलैंड है, ये सब आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र है भारत का। भारत का प्रथम समुद्री पार्क 1982 में कच्छ की खाड़ी में। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। किससे? जैव विविधता एक्ट आया था 2002, उसके तहत 2003 में कहाँ की गई थी? हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल जो रिजर्व है, एडवर्ड सुयस ने 1970 में हंगुल जो प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया गया था, हंगुल परियोजना। कछुआ संरक्षण 1975 में। हाथी रिजर्व हो गया 1972 में। जो टाइगर के लिए संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया था कब? 1972 में। 1973 में। जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था कब? 2000 में। प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण है CO2, CO, SO2, NH3, NO, NO2 और PM, VOC वोलेटाइल कंबाइंड जो है, तो PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर। ये प्राइमरी जो प्रदूषण है ये है। सेकेंडरी है कौन से? पैन O3 यानी का ओजोन है, SO3, H2SO4, H2O2, ये सब सेकेंडरी है। रिंगलमैन स्केल धुएं के घनत्व को मापता है, 1888 में आया। ग्लोबल वार्मिंग वालिस स्मिथ ब्रोकर ने दिया था। अवधारणा इसकी क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में आया, लेकिन 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। बाध्यकारी समझौता है आयुसीएन की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। 1964 में इसने रेड डाटा बुक पब्लिश की है। किसने? आयुसीएन ही रेड डाटा बुक पब्लिश करता है जो कंजर्वेशन की स्थिति को बताता है, और 1964 में इसको पब्लिश की थी। डब्ल्यूएमओ की स्थापना 1950 में की थी। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा। यूएनएपी 1972 में नैरोबी केन्या में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। साइट्स की स्थापना 1973 में। स्थापना प्रभावी हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सीपीसीबी की स्थापना 1974 में। अंडर वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में। और एयर एक्ट कब आया था? एयर एक्ट आया था 1981 में।
वाटर एक्ट आया था 1974 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था? फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था? 2006 में। वन अधिनियम यानी फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? वन अधिनियम 1980 में आया था। और आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें से और भी जो मेजर एक्ट हैं वो आपको एक बार थोड़ा सा देख लेने हैं, बाकी सब मेजर चीज़ें यही है, इन्हीं को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वन्य जीव अधिनियम जैसे मैंने बताया 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और इसके बाद कौन सा वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, और जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन 1972 में, 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो है कहाँ? ब्राज़ील में है। इससे क्या क्या चीज़ें आई थी 1992 में? UNFFC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आया था UNCVD जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कहते हैं। CCD आया था कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन के लिए, और एजेंडा 21 ये भी आया था उसी के तहत। इसमें से आपको याद रख लेना है सारी चीज़ें। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में। मेजर चीज़ें हो गई आपको, ये एकदम से अच्छे से याद करके जाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं आएंगे। और उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये भी आपको याद रखने हैं। ये आपको पता ही होगा अगर आपने इसको अच्छे से तैयारी की होगी इसमें से। तो धन्यवाद। इसमें से आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये सारी चीज़ें। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो यूपी स्पेशल का भी लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ ही है। 200 क्वेश्चन के 200 क्या 250 क्वेश्चन समथिंग है उसमें। अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी हम एक वीडियो बना के, ज़्यादा से ज़्यादा वही 20-25 मिनट का ही होगा, 200-250 क्वेश्चन, उसमें भी करंट अफेयर्स अपडेट होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो हम रिलीज कर देंगे। इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत कम टाइम है। 21 को आपका एग्ज़ाम है, आज बस 19-20 ही है, 19 है। इस वजह से हमें भी थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। आप भी ध्यान रखिएगा, और अगर ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को भी थोड़ा सा भेजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं। अगर आपको कहते हैं कि वीडियो नेक्स्ट वीडियो का यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल का भी आपको अगर कहते हैं तो मिलते हैं उस वीडियो में। धन्यवाद।